तो पिछले लेक्चर से मैं वीडियो डाल रखा हूँ आपके पास कि रैबिट का सॉफ्टवेयर का जो आपको 3D में पूरा उसमें ड्राइंग जो डिजाइनिंग उसका होता है पूरा 3D में शो करता है कि रूम के अंदर कैसे ढक जा रही है। तो आप उस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना और कंटिन्यू देखो मेरे भाई, आपको नॉलेज बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूँ एपीएससी साइट इंजीनियर के बारे में, इसमें क्या क्या रोल होता है। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। थैंक यू मेरे भाई। और आज स्टार्ट एपीएससी साइट इंजीनियर के बारे में बताने जा रहा हूँ। एपीएससी साइट इंजीनियर का वर्क ये है कि आप एक साइट पे जाओगे, वहां पे आपको एक हैंडल करना पड़ेगा, साइट को पूरा हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे जो क्लाइंट होगी, मान के चलो एक मॉल कर ली है, ठीक है, वहां पे आपका कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर वहां पे ले लिया, ठीक है, उस कंपनी आपको साइट इंजीनियर के रोल के अकॉर्डिंग आपको वहां पे भेज दिया, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि आपको वहां पे जाकर पूरा साइट को हैंडल आप ही को करना होगा, ठीक है। तो मेन इसमें जो रोल है एपीएससी में साइट इंजीनियर का वो 4 स्टेप का है। जैसे साइट इंजीनियर पे जो साइट इंजीनियर है उसके पास 4 जो चीज है वो आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी है, कंपलसरी है 4 चीज। तो फर्स्ट क्या है मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट है एपीएससी डिजाइनिंग ड्राइंग, ठीक है। एपीएससी का जो आपके पास डिजाइनिंग ड्राइंग रहेगा जो उसमें पूरा डिजाइन करेगा, ठीक है। आपके पास कैसा डिजाइनिंग किया हुआ है एसी का जो है वो पूरा डिजाइनिंग रहेगा, उसको आपको देखने आना बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि डिजाइन टूल एपीएससी का डिजाइन टूल है वो भी आपको आना चाहिए। तो मैं अभी पूरा बताऊंगा कैसे क्या है, कौन क्या चीज़ है मैं बताऊंगा। तीसरा ये है समरी डाटा में क्या है उसमें पूरा डिटेल रहता है, कहाँ पे सी किस तरह लग रहा है, कितना एचपी का है, टन में है, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा। तो चौथा ये है बिल ऑफ क्वांटिटी बीओक्यू, इसको बीओक्यू बोलते हैं। इसमें आपको ये लास्ट पेज में मतलब पीछे में रहता है, ठीक है, उसमें ये शो किया रहेगा कि आपका ये जो साइड है इस पे आपका क्या क्या चीज लग रहा है, इसमें कितना बजट क्या है, तो आपके साइड के अकॉर्डिंग उसमें पूरा डिटेल रहेगा और मटेरियल का भी दिया रहता है, शो किया रहता है, ये ब्रांड का है वो है, ठीक है, तो ये चीज रहता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। एक साइट इंजीनियर के ये 4 स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है, ये चीज आना चाहिए। अगर ये चीज उसको नहीं आ रहा है तो साइट पे वर्क करना जैसे मुश्किल हो जाता है। तो भैया आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि साइट पे मैं जाऊं तो कैसे क्या करूं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूं। आपको एक कंपनी ने एक पूरा प्रोफाइल देकर आपको साइट पे वर्क करने के लिए भेज दिया। तो एपीएससी जो ड्राइंग है फर्स्ट स्टेप ये है कि उसमें ड्राइंग जो रहेगा उसमें पूरा डिजाइनिंग क्या हो रहता है। तो आर्किटेक्चर का जो ड्राइंग रहता है वो आपको देकर आपका कंपनी को देगा, तो वो क्या करेगा एपीएससी का ड्राइंग पूरा डिजाइनिंग करेगा, उसके बाद एसी का उसमें ऐड कर देगा, फिर आपको तब कंपनी फाइल देगी हो। तो क्या है उसमें कि आपको वो चीज को जानना वो जरूरी है, वरना ड्राइंग अगर नहीं देखने आ रहा है भैया तो आप वर्क नहीं करा सकते हो। तो उस चीज को समझना जरूरी है। मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा कैसे देखा जाता है क्या नहीं है। तो मैं नॉर्मल अभी बता रहा हूँ कि उसमें जो डक का जो है, जैसे एक बड़ा सा मॉल है उसमें क्या है कि डक्टिंग का वर्क होगा ज्यादा, क्योंकि बड़ा कोई मॉल रहता है या कोई बड़ा सा कंपनी रहेगी तो वो क्या करेगी ये नॉर्मल बीआरएफ और ये स्प्लिट नहीं लगाएगी क्योंकि उसको बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगा। तो वो क्या करता है चिल्लर का वर्क करता है, उस पर चिल्लर का वो ज्यादा उस पर डिजाइनिंग वर्क करता है, ठीक है। तो चिल्लर ये है कि इसमें चिल्लर में 2 टाइप के होते हैं, एक तो एयर कूल्ड चिल्लर हो गया, दूसरा वाटर कूल्ड हो गया, ठीक है। तो वाटर कूल्ड ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि वाटर कूल्ड में ये होता है कि उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कम आती है, एयर कूल्ड में काफी आ जाएगी, 10 to टाइम ज्यादा आ जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखता है लोग। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि ड्राइंग जो है वो आपको देखना कैसे जरूरी है, कहाँ पे क्या चीज होता है, ठीक है। तो आपका चिल्लर का जो ड्राइंग है आपके पास अगर चिल्लर का प्रोजेक्ट मिला है तो चिल्लर में ये होता है कि ये जो एचयू कनेक्शन रहेगा, जो एचयू से कनेक्शन रहता है वो मेन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें ये है कि आपका जो डक्टिंग जा रही है, मान के चलो ये डक्टिंग जा रही है सीलिंग से, ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा आपको कहाँ कहाँ पे किस तरह जा रही है, वरना कहीं अगर गड़बड़ हो गया तो भैया पूरा प्रोजेक्ट आपको फिर कंपनी आपको बहुत ज्यादा आपको फोर्स कर देगी, आपको रिजल्ट बाहर भी निकाल सकती है, कंपनी भी छोड़ने पड़ जाए। तो वैसा ज्यादा नहीं होता है बट साइड पे हैंडल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं पूरा बताऊंगा। ये एचयू का कनेक्शन क्या है कि एचयू अगर ज्यादा सीएफएम का अगर रहेगा तो वो फ्लोर माउंटिंग रहेगा,
एक रूम उसके लिए सेपरेट रहेगा, उसमें रहेगा, ठीक है। अगर कम CFM का रहेगा तो सीलिंग में रहेगा। जैसे मॉल में क्या होता है, नॉर्मल एक हॉल में देख लो आप, तो हॉल में क्या होता है कि ऊपर में होता है, वो ऊपर उसके अंदर रहता है, फॉल सीलिंग के अंदर होता है। तो फॉल सीलिंग के अंदर रहता है इसलिए कुछ नहीं दिखता है, उसका नॉइज लेवल है जो आवाज का जो है वो बहुत कम रहती है, इसलिए पता नहीं चलता है। तो हॉल में हो गया जो AC लगा रहता है, वो आपको ग्रिल के अकॉर्डिंग सिर्फ एयर आती रहती है, कूलिंग रहेगा, क्योंकि कूलिंग नहीं रहेगा तो कोई उसमें बंदा ही नहीं रहेगा। तो ये हो गया। दूसरा स्टेप यह है कि डिजाइनिंग टूल। डिजाइनिंग टूल में क्या होता है, डिजाइनिंग टूल में आपका जो ड्राइंग रहेगा डिजाइनिंग टूल का, अगर चिल्लर करेगा तो उसमें पाइपिंग करेगा, BRB में भी पाइपिंग यूज होता है। जैसे मान के चलो आप इसमें 2 AC लगा हुआ है, ठीक है, ये बड़ा रूम है तो इसमें 2 AC लगा हुआ है, 3 टन का मान लो नॉर्मल। तो अगर इसका पाइपिंग तो कनेक्शन होगा ही, पाइपिंग कनेक्शन जो होगा उसका जो पाइपिंग होता है उसी के लिए डिजाइनिंग टूल का उसमें शो किया रहता है कि किस तरह आपका पाइप जा रहा है भैया, कौन सा साइज का पाइप जा रहा है, वो उसमें पूरा डिटेल दिया रहेगा, ठीक है। तो मैं ये लास्ट में ये सब पूरे चीज दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो उसमें आपको गलत नहीं होना चाहिए। डिजाइनिंग टूल में ये शो करा रहता है जो टी ज्वाइंट होता है, जैसे ये क्या है, इसमें टी ज्वाइंट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रीजिंग होगा, टी ज्वाइंट ऐड होगा तो ब्रीजिंग होगा। उसमें जो है साइज के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। उसमें मॉडल नंबर होता है, 102 SS होता है, 102 LS होता है, 202 ऐसे होता है, ठीक है। तो ऐसा ही है कुछ, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज और, अगर आप ब्रीजिंग करवा रहे हो, जैसे वेल्डिंग जो होता है, जो टी ज्वाइंट कर रहे हो, जहाँ पे पाइप जहाँ पे ज्वाइंट कर रहे हो, उसमें ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि BRB में आपको नाइट्रोजन फ्लो करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपर का जो पाइप होता है उसके अंदर अगर कार्बन जम गया ज्यादा, कार्बन अगर उसके अंदर रह गया, तो मेन जो कंपनी का अगर AC लग रहा है, मित्सुबिशी का लग रहा है या वोल्टास का लग रहा है, तो वो कंपनी का वो डीलर भेजेगा, वो आपके साइड को देखेगा पहले इसमें वर्क कैसा हुआ है पाइपिंग का। तो अगर वो काट कर देखेगा साइड में, तो अगर आपका कार्बन निकल गया तो वो रिजेक्ट कर देगा, फिर बोलेगा आप इसको फिर से सही करो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप साइड पे वर्क करा रहे हो तो इस चीज का काफी ध्यान रखना, क्योंकि डिजाइनिंग टूल में सिर्फ जो क्या रहता है, आपको वर्क कराना है, आपको उसमें कार्बन नहीं जमना चाहिए। तो नाइट्रोजन को फ्लो करवाओ, उसको पाइप करके फिर उसके बाद ब्रीजिंग करवाओ, तब परफेक्ट होगा वर्क। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें मैं बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ये है कि समरी डाटा, ठीक है। समरी डाटा में ये रहता है कि जो आपको चलो कि एक बड़ा सा मॉल है, ठीक है, तो उसमें कहीं पे ऑफिस भी है, ठीक है, कहीं पे वो दुकान है, कोई मॉल है, मतलब कोई हॉल है, ठीक है। तो उसमें शो किया रहता है कि ये हॉल के अंदर 2 AC या 5 AC लग रहा है, इसमें इतना टन का है भाई, ठीक है, ये मॉडल का लग रहा है। तो आपको उस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसमें भी शो कराता है कि टी ज्वाइंट कहाँ पे लग रहा है, ठीक है, मॉडल नंबर वो डिजाइन टूल में दिखा रहता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें डिजाइन टूल का तो मैं बता दिया, समरी डाटा में भी मतलब उसमें शो रहता है कि ये चीज इतना नंबर मॉडल AC का है, वो पूरा शो रहेगा, HP में रहेगा, आउटडोर आपका कितना टन का है, कितना HP का है, तो उसमें डिजाइन टूल में तो रहता ही है, और ये समरी डाटा में पूरा डिटेल लिखा रहता है, ठीक है। तो समरी डाटा आप अच्छे से देखना, रूम बाय रूम, AC बाय AC, जहाँ जहाँ लग रहा है आपका वो सब मिलाना पड़ता है। लास्ट में आप कहीं गलत नहीं वर्क करा दिए हो, कहीं ज्यादा कम AC मॉडल नंबर चेंज नहीं कर दिए हो, तो इस चीज का आप लास्ट में मिलाते रहना। तो चलिए नेक्स्ट ये है कि BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी में ये होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितने का है, क्या है, किस कहाँ पे मिला है, लोकेशन पूरा अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है, क्या चीज का प्रोजेक्ट है, मॉल का है, हॉस्पिटल का है, ठीक है, फिर कितने का है, वो कितने करोड़ का है, तो वो चीज हो रहता है। तो कोई कंपनी क्या है उसमें शो नहीं करता अपना प्राइस को, तो छुपा के रखता है। तो और उसमें ये भी है कि पूरा डिटेल लिखा रहता है, आपका मटेरियल क्या क्या चीज लग रहा है, कितना लगेगा, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, प्रोजेक्ट को डील करता है कंपनी आपके, तो वही चीज लिखा रहता है। तो उसमें आप डिटेल देखोगे तो पूरा दिया रहेगा, भाई ये चीज है डक्टेबल है, तो ये चीज का ये ब्रांड का है, ठीक है, ये होना चाहिए। तो क्लाइंट अगर चाहेगा आपको तो उस चीज को गौर करके आपसे अच्छे काम करवाएगा, वरना नॉर्मल क्लाइंट रहता है तो थोड़ा कम ये करता है। मगर वैसे तो आपको परफेक्ट काम करवाना है, क्योंकि आपको कंपनी तो पूरा चीज दे रही है। कहीं आप मैक्स फ्लो का पाइप लगा रहे हो और कहीं पता चला कि कहीं डुप्लीकेट लगा दिए चाइना नॉर्मल, तो उसमें पकड़ा गए तो आपकी कंपनी को भी तो नुकसान होगा और काफी बेइज्जती भी होगी और आपका भी कैरेक्टर लूज हो जाएगा। तो मेन जो APSC साइट इंजीनियर का रोल है
उसमें ये रोल है कि आप साइट पे वर्क सही करा रहे हो ना। जैसे आपको वहां पे साइट पे वर्क कराने के लिए भेज दिया, तो आपके पास जो टेक्निकल बंदा है वो तो कंपनी को चार कंपनी तो देगी, 4 देगी, 10 देगी, ठीक है, सब मिलाकर देगी, हेल्पर को भी मिलाकर 10 मिलाकर 12 दे दिया, ठीक है। तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसमें ये होता है भैया कि आप साइट पे वर्क करा रहे हो तो आप उससे अच्छा से बात करो। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा सा कुछ हो गया तो आप उस पर गर्म हो जाओ, ऐसा नहीं। क्योंकि जो काम करने वाला जो बंदा होता है उसके पास भी काफी नॉलेज होता है, तो आप उससे मैनेज करके रखो उसको, मतलब कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा से करो। तो इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वर्क पूरा क्लाइंट को सही से हैंडल करिए, आप परफेक्ट वर्क करा दिए, तो आपको कंपनी से भी मतलब अच्छा, मतलब एक देखने के लिए मिलेगा, आपको अच्छा नजरिया से देखेगा, आपका आगे के लिए भी सैलरी उनकी बढ़ाते रहेगी और क्लाइंट भी आपका खुश रहेगा। तो वाह वाह है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो चलो मैं अभी मैं पूरा लाइव दिखाता हूँ। पहले एचबीएससी इसका दिखा दे रहा हूँ, एचबीएससी डिजाइनिंग का दिखा रहा हूँ, ठीक है, ड्राइंग का। तो इसमें मैं पूरा दिखाऊंगा। ये डक टेबल है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, इसमें डक जो जा रही है, एचयू से ऐसे जा रही है, ठीक है। तो चलो इतना ही फिलहाल, और नेक्स्ट में ये बता रहा हूँ डिजाइन टूल का भी देख लो आप, थोड़ा सा ये इस तरह का है, ठीक है, इसको भी आप देख लेना। ये पाइप जा रही है, ठीक है, ये इतना साइज का है, ये देखो, ये इंजन देखना होता है, ये मॉडल नंबर इतना है और आउटडोर इसका इतना रखा हुआ है, ये BRB का है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये समरी डाटा में भी नॉर्मल आपको दिखा दे रहा हूँ। इस रूम का ये इतना टन का एसी लग रहा है, इस रूम का इतना है, इस रूम का इतना है, तो इस तरह का है, पूरा दिया हुआ है कि कितना टन का टोटल है, ठीक है, उसमें कितना CFM है, ये सब तो किया हुआ है, देख लो आप। और लास्ट BOQ का है, तो BOQ का भी दिखा दे रहा हूँ। उसमें तो नॉर्मल ही होता है BOQ में, जो मैं बताया वही हूँ। तो इतना ही फिलहाल, आज के लिए इतना ही वीडियो मैं बनाया हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि टेक्निकल वर्क जो करता है उसमें क्या क्या मेन होता है, ठीक है। तो आज फिलहाल इतना ही, आपको बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। तो ये देखो, ये मेरे पास एक बुक है, ये इससे का बुक है, ठीक है, इसमें एचबीएससी डिजाइनिंग के बारे में दिया हुआ है, इसमें बहुत सारा है प्रोसेस। तो मैं बताऊंगा धीरे धीरे, डिजाइनिंग का तो पूरा मैं बताऊंगा लेक्चर, क्योंकि उसमें पूरा होता है। आपको क्या है, हीट लोड कैलकुलेशन निकालना होता है, तो हीट लोड कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है भाई। और एसी के बारे में पूरा जानना जरूरी है, किस तरह का एसी कितने कैटेगरी का है, चिल्लर में क्या क्या होता है, एचपी से कैसे निकालते हैं मोटर का, ये सब सारे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर दिस वाचिंग वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपके साथ और कंटिन्यू रहेगा मेरा डिजाइनिंग का जो लेक्चर चल रहा है वो चलता ही रहेगा, जो रैबिट का सॉफ्टवेयर का है। और इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।